हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइलाइट कोच। आज हम परसेप्शन में होने वाले एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था परसेप्शन क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से वो वर्क करता है। और आज हम देखेंगे कि इसके अंदर होने वाले एरर्स कैसे कैसे होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये मेरा चैनल है साइलाइट कोच, और यहाँ से मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स मेरे अभी तक हुए हैं, उनके सारे पीडीएफ्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे, इसे स्कैन करेंगे और वहाँ पे सारे मेरे जो पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल हैं। ओके, जितने भी लेक्चर्स आगे होंगे उनके भी वहीं पर सारे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आकर के आपको सारे अपडेट्स वहीं पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे परसेप्शन, टाइप्स एंड एरर्स ऑफ द परसेप्शन। इसके बाद एक और परसेप्शन का लेक्चर होगा जिसमें हम लोग बची हुई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। परसेप्शन के हम लोगों ने देखा था परसेप्शन क्या होता है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ परसेप्शन, हमारे परसेप्शन में होने वाले एरर्स कैसे कैसे होते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, जो जैसे कि हमारी आइज़ हो गई, ठीक है, आइज़ हमारा एक सेंस ऑर्गन है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जो भी हमारे आसपास हो रहा होता है, जो भी हमें दिख रहा होता है, ठीक है। तो जो भी कुछ हम यार तो देख रहे होते हैं ना, तो वो किस बेसिस पे देख रहे होते हैं, कलर होता है, उसका एक शेप होता है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, डिस्टेंस कितना है देख रहे हैं जिसको, उसकी फॉर्म कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, उसका मूवमेंट कैसा, उसकी डेप्थ कैसी है, ठीक है। इन सारे बेसिस पे हमारा क्या करता है, हमारा ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करता है और हमारे बिहेवियर को या हमारे रिस्पॉन्सेस को डिज़ाइन करता है। ओके, अगर इन सेंस ऑर्गन्स के, जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़ होती है, ठीक है, नोज़ होती है, टंग होती है, स्किन होती है, ओके, ईयर होती है हमारे, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे ये हमारे जितनी भी सराउंडिंग्स होती हैं, हम इसको क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं अपने ब्रेन के साथ। अगर इनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का एरर होता है तो हम क्या होते हैं, हमारी फॉल्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है ब्रेन पे और हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, पूरी तरीके से एक डिसबैलेंस होता है और हम एक ऐसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि कुछ भी हो सकती है। हमारा डर हो सकता है, ठीक है, हम उसे डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, या कह सकते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग गलत तरीके से परसीव कर लेंगे, ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हमारे जितने भी सराउंडिंग्स हैं हमारे आसपास, उनकी इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स तक एक्यूरेटली जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर उसी के अंदर देख लेते हैं कि हमारी परसेप्शन को हम समझेंगे कैसे। देखिए, हमारी आइज़ जो होती हैं, हमारे दो आइज़ होती हैं, ओके। हम परसेप्शन को समझने के लिए हम दो तरीके से समझेंगे, हम मोनोक्यूलर क्यू में समझेंगे और बाइनोक्यूलर क्यू में समझेंगे। जब हम एक आंख से देखते हैं तो हमारा क्या होता है, परसेप्शन डिस्टर्ब होता है, तो हमारी दोनों आंखों से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट ऐसा नहीं है, जैसे कि बहुत सारे ऐसी डिज़ेबिलिटीज़ होती है जिसमें कि एक आइज़ काम करना बंद कर देती है, बट कुछ टाइम में आकर के ब्रेन क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। बट फिर भी देखिए, कमी तो कमी है, ठीक है, वो फुलफिल नहीं होगी, ओके। बट क्या होता है कि ब्रेन उसके संग हैबिचुअल होकर के क्या करने लग जाता है, फंक्शन करने लग जाता है। एक नॉर्मल वे में फंक्शन नहीं करता, बट क्या हो जाता है, यूज टू हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। तो हम परसेप्शन में होने वाले एरर्स को समझने के लिए हमें यही देखना पड़ेगा कि एक आंख से और दो आंख से देखने में क्या फ़र्क होता है, तभी हम परसेप्शन को शायद समझ पाएंगे। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी डेप्थ और डिस्टेंस का हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी एक आंख से देखते हैं या हम दोनों आंखों से देखते हैं तो उसकी डेप्थ और डिस्टेंस की वजह से कैसे एरर्स या फॉल्स होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम दो तरीके से चीज़ों को देखते हैं या परसेप्शन के एरर को समझते हैं। पहला होता है मोनोक्यूलर और दूसरा होता है बाइनोक्यूलर। आपने सबने मूवी देखी होगी मिनियंस, ठीक है, तो उसमें कैरेक्टर भी आपने देखे होंगे। तो जब हम एक आंख से देखते हैं तब किस तरीके के एरर्स जनरेट होते हैं और जब हम दो आंखों से देखते हैं तो हम उसको कैसे समझते हैं। बेसिकली जब हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो हमें एरर्स का भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो देखिए, डेप्थ क्या होती है, डेप्थ उसमें बोल रहा है, डेप्थ बेसिकली होता है रेफर्स टू वन्स विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड, ठीक है। जब हम हमारी जो एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को देखने की कि कहाँ तक हम देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपनी डेप्थ कहते हैं। और डिस्टेंस, कितनी दूरी तक क्या है,
हमारे डिस्टेंस, हमारे परसेप्शन की जो किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो जब हम बाइनोक्यूलर क्यू को देखेंगे तब हमें ये चीज़ समझ में आएगी उसके अंदर, ठीक है। आप बस ध्यान रखिएगा, डेप्थ और डिस्टेंस को लेकर के हम लोग बात करेंगे अपने परसेप्शन में, जो कि हमारे एरर्स को जनरेट करता है, ठीक है। अगर हमारा कोई भी एक सेंस ऑर्गन क्या करता है, वर्क नहीं करता है प्रॉपर्ली। ओके, तो चलिए मोनोक्यूलर क्यू से शुरू कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, मोनोक्यूलर क्यू होता है बेसिकली, देखिए हमारा ब्रेन क्या करता है, उसमें लिखा है इंफॉर्मेशन और क्यू दैट अवर ब्रेन रिसीव्स फ्रॉम वन आइज ओनली, तो उसे हम लोग मोनोक्यूलर बोलते हैं। और अगर हम एक आंख से देखते हैं किसी भी चीज को तो वो क्या हो जाती है, वीकर हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। अगर आप अपनी एक आंख पर हाथ रखेंगे और तब आप अपनी सराउंडिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत तरीके के एरर्स होंगे, आपको देखने में, समझने में, चीज़ों को क्या होगी, आपके ब्रेन को चीज़ों को एनालाइज करने में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ओके, और वो चीज़ों को अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएगा। तो मोनोक्यूलर क्यू के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव साइज, एक एरर ये होता है। टेक्सचर ग्रेडियंट्स को देखेंगे, एक एरर ये होता है। एरियल्स पर्सपेक्टिव और हेज, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लीनियर हो गया, एकोमोडेशन हो गया, एकोमोडेशन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। ये सारी चीजें डेप्थ और डिस्टेंस के अंदर वर्क करेंगी कहीं ना कहीं पर, ठीक है। और क्या होता है आपका इंटरपोजिशन, ये सारी चीजें हम लोग किस में देखेंगे, मोनोक्यूलर क्यू के अंदर देखेंगे, जो कि हमें समझने में आसानी करेगा कैसे एरर्स होते हैं। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है रिलेटिव साइज। देखिए रिलेटिव साइज क्या होता है, अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, ठीक है, या आप कोई भी इमेज देख लीजिए, आपको जहां पे भी इस तरीके का बलून्स वाला एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ये सारे के सारे आप अगर दोनों आंखों से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है, आगे पीछे है, इनके बीच में डिस्टेंस है थोड़ा सा। बट वहीं पर अगर आप इसको सिर्फ एक आंख से देखने की कोशिश करोगे तो सिर्फ आपको इनके साइज में डिफरेंस पता लगेगा, ना कि ये पता लगेगा कि इनके, ये लोग क्या हैं, ये आगे पीछे हैं, ये सारे बलून्स क्या हैं, आगे पीछे, इनका डिस्टेंस क्या है, समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट वहीं हम जब इसे दोनों आंखों से देखेंगे तो हमको पता लगेगा, उनके साइजेस से भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये बड़े और छोटे इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है। ओके, सेम वही मोनोक्यूलर क्यू के अंदर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो हमें क्या लगता है, डिस्टेंस का पता नहीं लग करके हम सिर्फ इसके साइज से मैटर करेंगे इसे। ओके, कि ये बड़ा है, ये उससे छोटा बलून है, ये उससे छोटा बलून है। ओके, तो एक एरर ये होता है जिसे हम लोग रिलेटिव साइज बोलते हैं। तो उसमें लिखा है दिस क्यू गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिव साइज विद अ सिमिलर ऑब्जेक्ट। ओके, एक जैसे दिखने वाली चीजों के बीच में आपको डिस्टेंस क्या होगा, आपका डिस्टर्ब होगा, तो आपका साइज भी क्या होगा, उसे लेकर के थोड़ा सा आपका मिस इंफॉर्मेशन होगी। और वो क्या करता है, हमारा मोनोक्यूलर साइज क्या करता है, कहीं ना कहीं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे करता है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आपको पता होगा, चलिए मैं बता देता हूं। जो कि 2 डायमेंशनल जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, उसमें हाइट नहीं होती है। और 3 डायमेंशनल क्या होता है, जिसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें होती हैं। ओके, और वहीं पर बोल रहा है इफ 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज देन द ऑब्जेक्ट विच इज क्लोजर इज परसीव्ड एज लार्जर। ओके, तो अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं दोनों आंखों से तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये है तो सब एक साइज के आगे पीछे। बट अगर आप उसे एक आंख से देखने की कोशिश करेंगे तो एक आंख में आपको सिर्फ और सिर्फ उनका साइज को ही आप क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, उनके डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वो रिलेटिव साइज एरर होता है जो कि मोनोक्यूलर क्यू के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, टेक्सचर ग्रेडियंट। देखिए टेक्सचर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, आप अपने घर की वॉल को देख लीजिए। अगर आप अपनी घर की वॉल को एक डिस्टेंस से देखेंगे तो वो क्या कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको एकदम क्लीन दिख रहा होगा। बट वहीं पर अगर आप पास जाकर के देखेंगे, उसके बहुत ही करीब जाएंगे, तो आपको शायद हो सकता है कि उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ नजर आए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको ये फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर अगर आप दूर से देखोगे तो ये क्या है, एकदम क्लीन आपको दिख रहा है, बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा आपको क्लीन दिख रहा होगा। बट अगर आप जैसे ही इसके लीव्स के पास बिल्कुल जूम इन करोगे, बहुत ज़्यादा करीब से जाओगे, तो आपको इसके अंदर क्या दिखेगी, थोड़ी सी रफनेस देखने के लिए मिलेगी। तो वही हमारा क्या होता है टेक्सचर ग्रेडियंट होता है। तो इसमें क्या होता है,
उसमें लिखा है बेस्ड ऑन अवर परसेप्शन ऑफ द चेंज इन द ग्रेडियंट ऑफ डिग्री ऑफ टेक्सचर, द टेक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर नियरर टू अवर आइज आर रफ और डिस्टिंक्ट। ठीक है, जो जितना हमारे पास होगा हम उसको उतने ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे, और उसके सरफेस की क्वालिटी को हम समझ पाएंगे। फिर उसमें लिखा है एज यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम इट द टेक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम लेस डिस्टिंक्ट एंड स्मूथ। ओके, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे मोनोक्यूलर क्यू में कहीं ना कहीं इस तरीके का परसेप्शनल एरर भी जनरेट करता है। यूं कह लीजिए कि डिस्टेंस भी हमारे परसेप्शन को कहीं ना कहीं क्या करता है, उसके सरफेस में एरर जनरेट करता है। पास लाएंगे तो शायद आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिले, और दूर जाएंगे तो आपको शायद कुछ और इंफॉर्मेशन मिले, जैसा कि हमने गेस्टाल्ट प्रिंसिपल में देखा था कि एक इमेज के अंदर आपको देखने के लिए मिला था बहुत सारे, अगर आप छोटे छोटे पोर्शन को देखोगे पास जाकर के तो बहुत सारे आपको उसके अंदर फेसेस दिखेंगे, बट वहीं अगर आप दूर से देखोगे तो आपको पूरा एक क्या दिखेगा, एक पिक्चर दिखेगा जिसे आप इजीली समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट होता है हमारा एरियल पर्सपेक्टिव और हेज। देखिए एरियल पर्सपेक्टिव में जैसे कि आपने देखा होगा पहाड़ों में आजकल हर कोई जाता है घूमने के लिए, ठीक है, और नेचर से कनेक्ट होता है, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और वहाँ जाकर के बहुत तरीके क्या होती हैं, मेंटल आपकी जो स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं वहाँ जाकर के आप में भी थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। तो ऐसी आपने ऐसा वहाँ पर कई बार मौसम देखा होगा जहाँ पे आपको सबसे आगे वाला पहाड़ साफ दिख रहा होगा, उससे पीछे वाला थोड़ा सा ब्लर होगा, उससे पीछे वाला और ब्लर होगा, लेकिन अगर आप इस इमेज को दोनों आंखों से देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे क्या हैं, आगे पीछे, इनके बीच में क्या है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, ये डिस्टेंस में, ठीक है। बट अगर हम कहीं ना कहीं पर इसको एक आंख से देखने की कोशिश करें तो आपको ये डिस्टेंस क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा। आप इसकी डेप्थ दूर तक देख तो पा रहे हो बट डिस्टेंस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं ना कहीं क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है आपके परसेप्शन को। अगर आप दोनों आंखों से देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको आसानी से उसकी डेप्थ और डिस्टेंस दोनों समझ में आ जाएगा। बट वहीं पर अगर आप उसे एक आंख से देखने की कोशिश करोगे और ये जो हेज है, जो मौसम है, ठीक है, वहाँ का जो ये एटमॉस्फेरिक सिचुएशन होती है, क्लाउडी वेदर हो सकता है, रेनी वेदर हो सकता है, ठीक है, फॉग हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके परसेप्शन को भी अफेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें भी देखिए लिखा है ऑब्जेक्ट आर परसीव्ड एट अ डिस्टेंस इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हेज इन द इन्वायरमेंट। समटाइम परसेप्शन ऑफ अ डिस्टेंस बेस्ड ऑन हेज कैन बी डिसेप्टिव होता है। द सेम माउंटेन कैन बी परसीव्ड एज नियरर और एट डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ हेज, ठीक है। कई बार हमारा ऐसा होता है कि उससे हमें ऐसा लगता है कि वो पास है या फिर वो बहुत ज्यादा दूर है। तो जो हम देख रहे हैं उसके बीच में किस तरीके की कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शन को क्या कर रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है। तो उसे हम लोग एरियल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। कहीं पर आपको देखने के लिए मिली होगी ये सारी चीजें। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव क्या कहता है, जैसे कि आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे, जितनी दूर लाइन जहां पर मैच कर रही है वो उतना लंबा आपको डिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि उसमें लिखा भी है Q is based on convergence of straight line at a point of the horizon. The Q suggests that closer the line are, the greater will be the distance. ठीक है, आप जितनी लाइनों को पास से मिलता हुआ देखोगे उतना ही दूर क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे कि आपने अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा एक पॉइंट पे आकर के रोड आपको मिलती हुई नजर आती है या श्रिंक हो रही होती है, और जैसे जैसे आप उस पर चलते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, लार्ज होती चली जाती है। आपको वो पॉइंट नहीं मिलता। आप जैसे कि इस इमेज में देख रहे हो, आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर ये चारों लाइनें क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे ये लाइनें खुलती चली जाएंगी और ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी एक तरीके का परसेप्शनल एरर होता है, जिसे हम लोग लीनियर परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है, एरर होता है। तीसरा फिर हमारा नेक्स्ट क्या होता है, इंटरपोजिशन। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हो तो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ये आगे पीछे है, बट अगर आप इसे एक आंख से देखने की कोशिश करोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। बट ये ऐसा है नहीं, ये कायदे में क्या है, ये आगे है, ये इसके पीछे है, ये इसके पीछे है। बट अगर आप इसे एक आंख से देखने की कोशिश करेंगे इसकी तरह, तो कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन क्या हो जाएगा, किसी तरीके का एरर क्रिएट करेगा, और एरर की वजह से आपको क्या लगेगा कि ये एक दूसरे के सर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा है when two objects are overlapped then the object which has been overlapped and obscured will be perceived as a further away than the overlapping object, ठीक है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इसको, अगर आप एक आंख से देखने की कोशिश करें तो आपको ये एक दूसरे के ऊपर नजर आएगा, ओके।
तो इसे हम लोग इंटरपोजिशन भी बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट होता है हमारा एकोमोडेशन। देखिए एकोमोडेशन क्या होता है, जब हमारे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो आईज होती है इनके बीच में जो ब्लैक कलर का हमारा जो लेंस होता है, ये क्या करता है, छोटा और बड़ा होता है। ठीक है, ये कब होता है, डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है। कोई चीज अगर आप पास से दूर से जैसे देखते हैं तो ये क्या करता है, श्रिंक होता है, फिर एनलार्ज होता है। ठीक है, बढ़ता और घटता रहता है। तो ये चीजें क्या कहलाती है, एकोमोडेशन होती है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये टोटली अनकंट्रोलेबल होता है। तो जब किसी को लेकर के जब हम फेस रीडिंग करते हैं या फिर हम लोग किसी के ऊपर बहुत तरीके की क्वेश्चनिंग करते हैं, तो हम लोग इन प्रेशर पॉइंट्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ इंसान झूठ बोल रहा है, कहाँ सच बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लाई डिटेक्टर वगैरह होते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो एकोमोडेशन क्या होता है, डायलेशन ऑफ पीपल, आपकी आइज का होता है, जैसा कि उसमें लिखा है, इवन दो दिस क्यू ऑकर्स विद बोथ आइज, ये दोनों के साथ होता है, इट इज स्टिल कंसिडर एज अ मोनोक्यूलर क्यू। इसको दोनों में समझा जाता है, ना कि बाइनोकुलर्स में मोनोक्यूलर को भी समझा जाता है। इट इज नोन एज एकोमोडेशन बिकॉज द साइज ऑफ अवर लेंसेज accommodate themselves based on the distance. Our lenses becomes thicker, जब हमारे lenses बड़े होते हैं, कब होते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लोजर होता है, पास में होता है, तो हमारे लेंसेज खुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करना होता है। ठीक है, और वहीं पर हमारे लेंसेज क्या हो जाते हैं, थिनर होते हैं, पतले होते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक डिस्टेंस पे होता है, थोड़ा सा हमसे दूर होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो वो एकोमोडेशन होता है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट बाइनोक्यूलर के बाद हमारा नेक्स्ट आता है, सॉरी मोनोक्यूलर के बाद हमारा क्या आता है, बाइनोक्यूलर क्यू आता है, जो कि ये दोनों आंखों से देखने के टाइम पर होता है। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए इसमें लिखा है, दिस इज क्यू दैट वी रिसीव फ्रॉम बोथ आइज आर नोन एज बाइनोक्यूलर क्यू। जब हम दोनों आंखों से चीजों को रिसीव करते हैं तो उस पोजीशन को हम लोग बाइनोक्यूलर बोलते हैं। These cues are more powerful than monocular, ये ज़्यादा पावरफुल होता है। मोनोक्यूलर थोड़ा सा वीक होता है। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डेप्थ और डिस्टेंस को डिस्टर्ब कर रहा होता है। बट बाइनोक्यूलर क्या करता है, उस चीज़ को एकदम फिक्स करता है और हमें एक पावरफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। सो उसमें लिखा है, दिस प्रोसेस गेनिंग बाइनोक्यूलर क्यूज टू एसेस डेप्थ इज नोन एज स्टीडियोप्सिस। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बाइनोक्यूलर के अंदर स्ट्रेंथ हमारी जनरेट होती है। सारा मेथड वही रहेगा। बाइनोक्यूलर के अंदर एरर्स जो रहेंगे वो भी मोनोक्यूलर में आते हैं, बट हम उन एरर्स को क्या कर पाते हैं, उन रिमूव कर पाते हैं बाइनोक्यूलर क्यूज के अंदर आकर के। ठीक है, जब दोनों आंखों से देखते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ दो ही टाइप की चीजें होती है, रेटिनल डिस्पैरिटी होती है और कन्वर्जेंस होता है। रेटिनल डिस्पैरिटी क्या होती है, आप देख पाते होंगे जैसे कि हमारी आईज क्या है, एक डिस्टेंस पे है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है लगभग 6.3 सेंटीमीटर का है। ओके, अगर आप देखेंगे कि हम एक आंख से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जब हम देखते देखते एक आंख बंद करते हैं तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी क्या होती है, अलग हो जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, अपनी राइट आईज को बंद करके उसे लेफ्ट से देखते हैं तो वो पोजीशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो वो क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट के सारे एरिया डायमेंशंस को देखने में दोनों आंखें क्या करती हैं, वर्क करती हैं उसके अंदर। तो रेटिनल डिस्पैरिटी बोला जाता है उसके अंदर उसको भी। तो देखिए जैसे कि ये इमेज देखा होगा, हम लोग करते भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल थंब आगे रखते हैं तो उसको एक आंख से बंद करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, एक बंद करते हैं, एक खोलते हैं, फिर चेंज करते हैं। तो इस तरीके से उसकी जो थंब की डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है, या फिर ऑब्जेक्ट पे चढ़ती है। हम लोग बचपन में भी ऐसा किया करते थे फॉर फन। ओके, तो इसमें भी दिखा रखा है, जब आप लेफ्ट से देखेंगे तो देखिए घर के ऊपर आपका फिंगर होगा, फिर उसे आप लेफ्ट बंद करके राइट देखेंगे या राइट देख करके, तो उसका क्या होगा, पोजीशन थोड़ा सा डिस्पोजिशन होगा, वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो उसे हम लोग बोलते हैं रेटिनल डिस्पैरिटी। तो लिखा उसमें, द रेटिनल इमेज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर। द क्लोजर एन ऑब्जेक्ट इज टू आईज, ग्रेटर विल बी द डिफरेंस इन इट्स रेटिनल इमेज। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ये सारी चीजें, आपका डिस्टेंस दोनों बाइनोक्यूलर व्यू के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बहुत पावरफुल होता है आपके डेप्थ और डिस्टेंस को समझाने के लिए। और वहीं पे बोल रहा है, टू आईज आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ एवरेज 6.3 सेंटीमीटर। ये इसके बहुत एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंड ऑन फेस साइज। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस देखिए क्या होता है, देखिए ये जैसे कि हमारी आईज हैं ये सारी, ठीक है, ये आईज, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है तो आपको दिख रहा होगा लेंसेस क्या है, स्ट्रेट हैं,
ठीक है। कहीं ना कहीं पर लेंसेज क्या है, दोनों के एकदम स्ट्रेट है। जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारा लेंसेज थोड़ा सा क्या होता है, एकदम सीधा होता है। बट जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट हमारे करीब आता जाएगा तो हमारे जो हमारे लेंसेज है वो करीब आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को उसे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंस। Our eyes makes an angle while focusing on of an object known as convergence angle। जब हमारी आइज किसी चीज पर फोकस करती है तो हम उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। ओके और वहीं पे बोल रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस अवर आइज मेक स्मॉलर कन्वर्जेंस एंगल, बट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू अवर आइज अवर आई बॉल्स रोटेट इनवर्ड। जब ऑब्जेक्ट अंदर आएगा तो हमारी आइज बॉल क्या होंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, और जब ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो हमारी आइज बॉल क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। तो वो क्या करती हैं, कवर करने की कोशिश करती हैं उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये दो तरीके की एरर्स होते हैं या दो तरीके की चीजें होती हैं जो कि हम लोग बायनोक्यूलर क्यू के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। ओके ध्यान रखिएगा। तो मोनोक्यूलर क्यू और बाइनोक्यूलर क्यू को आपको शायद समझने में आसानी आएगी, लेकिन अगर आप इसको परसेप्शन को और अच्छे समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर है परसेप्शन को लेकर के, आप एक बार उसे देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइएगा तो आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ओके, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप देख रहे थे मेरा चैनल साइलाइट कोच, और जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उनके सारे PDFs आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।